देखिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, यकीन माने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सोमवार को, जो आने वाला सोमवार है, उस दिन मार्केट कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसे कुछ खास और स्ट्रॉन्ग रीजन नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई मार्केट के अंदर अच्छी खासी तगड़ी वाली मजबूत वाली गिरावट होगी। अगर मजबूत वाली गिरावट होती है तो मुझे फंड वाइज, मतलब अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है तो मुझे कहां पर फोकस करके रखना चाहिए, किस तरह के फंड में आपको निवेश करना चाहिए, कहां पर ज्यादा गिरावट पॉसिबल होने वाली है। उसके बाद अगर स्टॉक वाइज अगर देखें, सेक्टर वाइज देखें, तो किन सेक्टर्स के स्टॉक के ऊपर आप फोकस करके रख सकते हैं, और स्टॉक वाइज या फिर सेक्टर वाइज अगर देखा जाए सेक्टर वाइज तो कहां पर ज्यादा गिरावट पॉसिबल है। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन गिरावटों में कुछ गलती जो कि भयानक घोर पाप करने वाले हैं और वो करेंगे, मुझे मालूम है, उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई बी फाइनेंसर के ऊपर हम सिर्फ ऐसा नहीं वीडियो कंटेंट लेकर आते हैं, नहीं, बिल्कुल विश्वास और बिलीव भी हम लेकर आते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। सर, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक भी चीज हम मिस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सोमवार को क्या ऐसे खास रीजन है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट होगी, तो उसके पीछे के कई सारे रीजन है। पहले के जो रीजन है वो तो है ही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो वॉर की सिचुएशन है ईरान और इसराइल के बीच में, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद कुछ देश ऐसे हैं जो कि उस पे मतलब घी बनकर छिड़क रहे हैं, अपने आप को खुद को घी समझ रहे हैं, और वो जो है ना आग के बीच में घी डालना कहते हैं ना, वो काम कर रहे हैं। जैसे यूएस की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा कई सारे ऐसे ममालिक है, देश है, कंट्रीज है, जो कुछ देश ऐसा है जो कि इसराइल के साथ है, कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। तो कई देशों को इतनी पावर है कि वो समझौता कर सकते थे दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ वो करवा नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा वो घी छिड़क रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सबसे पहली चीज है। हालात अगर देखें तो इसराइल की तरफ से जो वॉर किया गया था ईरान के ऊपर, उसके बाद फिर ईरान ने इसराइल पर हमला किया, तो कुल मिलाकर ये एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है और ये लोग खेल रहे हैं, और इससे हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं बल्कि बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, ये पॉसिबल है सोमवार को, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई अगर सोमवार को मार्केट गिरती है तो हमारे को किधर पे फोकस करके रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अगर हम इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे को किधर पे फोकस करना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप या किस तरह के फंड्स पे आपको फोकस करना चाहिए, मैं आपको पीछे कुछ बैक में ले जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई पिछले कुछ दिनों का रिजल्ट अगर आप देखें ना, तो वहां पर ज्यादातर आपको लार्ज कैप के अंदर, लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी लार्ज कैप के अंदर ज्यादा गिरावटें देखने को मिली थी। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप, मिड कैप से ज्यादा गिरावट लार्ज कैप में देखने को मिली थी। उसके बाद एफआईआई के अगर पैसे निकालने की मैं बात करूं तो वो लोग भी लार्ज कैप से ही पैसे निकालते, क्योंकि किसी भी मार्केट से अगर पैसा निकालना हो या किसी भी अदर कंट्री के अंदर निवेश करना हो तो लार्ज कैप में ही एफआईआई ज्यादातर पैसे डालते हैं, तो ऑफ कोर्स निकालेंगे भी वहीं से। तो यहां से मतलब लार्ज कैप से एफआईआई भी पैसे निकाल रहे हैं और लार्ज कैप के अंदर गिरावट भी ज्यादा हो रही है, और गिरावट उसी टाइम पे ज्यादा हो रही है जब वो लोग पैसे निकाल रहे हैं। जहां ज्यादा सेलिंग होगी भाई गिरावट भी वही होगी, नॉर्मल सी बात है। तो लार्ज कैप मुझे लगता है कि मोस्टली ज्यादा गिरने वाले हैं आने वाले सोमवार को भी, और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा लार्ज कैप में आगे जैसे निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह हो गए, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लार्ज कैप के ऊपर फोकस कर सकते हैं और फ्लेक्सी कैप के ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी इंडेक्स जो 500, निफ्टी 500 वगैरह को फॉलो करते हो, ऐसे इंडेक्स को फॉलो करने वाले जैसे कॉन्ट्रा फंड वगैरह भी होते हैं, तो वहां पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रा की खासियत ये होती है कि भाई वो मार्केट के अगेंस्ट में निवेश करते हैं, तो इस समय के लिए कॉन्ट्रा तो बेटर नहीं रह सकता है, क्योंकि भाई एक तो मार्केट के हालात, सिचुएशन खराब है, ऊपर से वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर निवेश करता है जिसके अभी नाम चर्चे नहीं हो, मार्केट के अंदर कोई भी शोर शराबा ना हो ऐसे स्टॉक्स के अंदर, और वो स्टॉक्स अभी ठंडा पड़ा हुआ हो किसी भी रीजन से, लेकिन हाँ उसमें पोटेंशियल हो, फ्यूचर में ग्रोथ के पोटेंशियल हो, तो फिलहाल मैं ऐसे फंड के अंदर रिकमेंड नहीं कर सकता कि भाई आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन हाँ लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स में आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, अगर मानकर चलिए आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे स्मॉल कैप के अंदर ही निवेश करना है, तो अगर गिरावट उस हिसाब किताब से होती है तो ही आप स्मॉल कैप में पैसे लगाइएगा, नहीं तो अभी नहीं लगाइएगा। क्यों नहीं लगाना है? इसलिए नहीं लगाना है कि
क्योंकि भाई अभी मौके बहुत ज्यादा आपको मिलने वाले हैं, तो लमसम के मौके अभी मिस नहीं हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मानकर नहीं चलना है। मौके अभी आपको भरपूर मिलेंगे और पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, इसलिए पैसे को बचा कर रखना जरूरी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो फाइनली फंड वाइज कहां पे फोकस रखना है ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज अगर आपको देखना हो, या म्यूचुअल फंड के अंदर सेक्टरल फंड जो आप 4 साल 5 साल 6 साल के लिए लेना चाहते हैं, कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 सालों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, और गिरावट की अगर मैं बात करूं तो कहां पर गिरावट हो सकती है और कहां पर आप 4-5 सालों के लिए सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, तो आपको कहां पर फोकस रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 3 ऐसे सेक्टर है, 4 है, लेकिन 4 में से एक ऐसे सेक्टर है जो गिरेगा नहीं, जो उठेगा ही। अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। पहले मैं गिरने वाले 3 सेक्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हो सकती है, दूसरे नंबर पे ऑटो सेक्टर के अंदर गिरावट हो सकती है, और तीसरे नंबर पे फार्मा सेक्टर के अंदर गिरावट हो सकती है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं। देखिए, फार्मा और ऑटो के बारे में समझना कुछ देर के लिए हो, ऐसा आपको लग सकता है कि नहीं भाई ये ऑटो के ऊपर, ऑटो में क्यों गिरावट होगी या फिर फार्मा में क्यों गिरावट होगी। और आईटी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई मैं आईटी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वही बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि भाई आईटी का जो कनेक्शन है ना, अक्सर हमारे देश से प्रोडक्शन का कनेक्शन है, लेकिन उसकी जो सेलिंग होती है, उसकी जो सर्विसेज बिकती है ना, वो बाहर के कंट्रीज में, यूएस, यूरोप, इस तरह की जो देश है वहां पर ये सर्विसेज ज्यादातर बिकती है हमारी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ रहे हैं ना। और ऑटो का भी लगभग इसी तरह का समय मतलब मामला है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आईटी की तरह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गिरावटें ज्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, आईटी, ऑटो और फार्मा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक सेक्टर ऐसा है जो लगातार उठेगा। पिछले 3 महीने का अगर ग्राफ आप देखेंगे तो 3 महीने 6 महीने का भी देखेंगे तो वही चीज है कि वो लगातार पॉजिटिवली मूव कर रहा है। सो आई थिंक कि आने वाला समय में भी उसके परफॉर्म बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। डेट इज डिफेंस सेक्टर, समझ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर काफी लंबे समय से सुस्त पड़ा हुआ था, बल्कि एक समय ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो इसके स्टॉक्स 35%, 40%, 42% इस तरह करके गिरे हुए थे। लेकिन अभी डिफेंस सेक्टर के काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, बल्कि वो रिकवर भी कर चुके हैं, अब वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा भाई। तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि ग्रोथ देखने को मिलेगा यहां से, समझ रहे हैं ना। अब ये ग्रोथ धीरे धीरे करके हो सकता है, एक मरतबा एकदम ही एक साथ ही जंप नहीं कर जाएगा, 5% 10% ऐसा नहीं उठेगा, लेकिन ये धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स में अक्सर जब वो वॉर वगैरह के मामले होते हैं या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लगते हैं, तो वहां पर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की मांग बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ने लगते हैं, और डिमांड्स और सप्लाई के ऊपर ही मार्केट काम करता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए और समझाने की जरूरत है। तो डिमांड्स बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेंगे, डिमांड्स बढ़ेंगे, और डिमांड्स बढ़ेंगे तो फिर वहां पर चीजों की जरूरत होगी, उसके प्रोडक्टिविटी की जरूरत होगी, प्रोडक्शन की जरूरत होगी, तो वो सारी चीजें होनी है। तो इस तरह की कंपनी के कुल मिलाकर फायदे तो होने हैं। तो मुझे इसीलिए लगता है कि भाई डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वहां पर धीरे धीरे रैली देखने को मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपको क्या लग रहा है, मैं ये श्योर होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक, और कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर श्योर होकर कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा कि भाई इस सेक्टर में अब तेजी आएगी ही आएगी, एकदम 100% श्योर है, ये आपको कोई नहीं कहेगा। कुछ ऐसे रीजन दिखते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना अनुभव बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई हाँ ये चीज ऐसा हो रहा है, तो इस सेक्टर के अंदर तेजी आ सकती है या इस सेक्टर के अंदर गिरावट आ सकती है, ऐसा लोग सिर्फ एक अनुमानित तौर पे कहते हैं बस। तो फाइनली यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब मैंने शुरू में एक बात कहा था कि 80%, 70%, 80% निवेशक ये गलती करेंगे मार्केट की इस गिरावट में कि भाई वो अपने पैसे को रिडीम करेंगे, जबकि मैं बराबर बोलता हूं सर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो, और यकीन माने अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं। लेकिन ऊपर से अगर आपने अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग ऊपर से और भी डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा है, जहां पर आपको आपकी पोर्टफोलियो में मल्टीपल कैटेगरीज के फंड है और आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक है और स्टॉक मार्केट में अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कब? उस समय जब आपकी पोर्टफोलियो में
स्टॉक पोर्टफोलियो में जब अच्छे स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी निवेश करके रखा हुआ है, 5 रुपए का स्टॉक्स लेकर रखा हुआ है, 10 रुपए का स्टॉक्स लेकर रखा हुआ है, आपने ये देखा नहीं कि भाई फंडामेंटली और टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, बस आपने सस्ता देखा और निवेश कर दिया, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं ये भी कहता हूं यहां पर। लेकिन अगर सारी चीजें ठीक ठाक है तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैं ये चीज भी दिखला चुका हूं कई सारी वीडियो में कि इससे पहले भी कई देशों के बीच वॉर हुए हैं, यहां तक कि हमारे देश से कई देशों के वॉर हुए हैं और हमने उस वॉर को जीता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भयंकर वाली गिरावट हुई है और वो रिकवर हो गया है। रीजन क्या था? वॉर एक रीजन होता है ना, और वॉर की वजह से अगर गिरावट होती है ना तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। वॉर स्टार्ट होने के बाद फिर मार्केट अपने सिचुएशन पर आ जाते हैं। जब तक नहीं वॉर स्टार्ट होते हैं तब तक मार्केट के अंदर गिरावट होती है। वो कहते हैं ना, हिंदी का एक वर्ड है अनिश्चितता, समझ रहे हैं भाई? ये बहुत कठिन वर्ड है, मेरे को तो बहुत कठिन वाला वर्ड लगता है। तो मार्केट कंफर्म नहीं हो पाता, मार्केट मतलब समझ नहीं पाता कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इस वजह से मार्केट के अंदर गिरावट होती है। लेकिन एक मरतबा वार हो जाए, वार कंटिन्यू हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए, तो फिर मार्केट कंफर्म हो जाता है, फिर मार्केट अच्छी मूवमेंट ही दिखलाती है। अक्सर ये चीज देखने को मिलती है। तो यही सारी बात है जो कि मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका जो भी वैल्यूबल कमेंट हो, फीडबैक हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरी नजर उस पर बहुत खास होती है और मैं जरूर उसको पढ़ता हूँ, हर हाल में पढ़ता हूँ, अगरचे रिप्लाई करने में थोड़ा लेट लग जाए। तो अपना वैल्यूबल फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।